गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। आज के सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर जूही श्रीवास्तव श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हूँ और आज के सत्र में हम उन विषयों की चर्चा करेंगे जो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी या राजनीतिक सिद्धांत के परिचय विषय के बाकी विषयों में से एक है। विषय का कोड है बीपीएससी 131, जिसमें पिछले 2 सत्रों में हमने आपसे बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की। आज हम जिन विषयों पर, जिन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, वो कहीं न कहीं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तार्किक हैं, तर्कसंगत हैं और हमारे लिए अत्यंत उपयोगी भी हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक ग्रोथ की। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र और इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास। क्या है लोकतंत्र और किस तरीके का संबंध लोकतंत्र और आर्थिक विकास में है, हम आज के सत्र के माध्यम से आप तक ये पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। डेमोक्रेसी के बारे में या लोकतंत्र के बारे में हमने आपसे पिछले सत्र में भी चर्चा करी थी, लेकिन एक क्विक रिवीजन आपको देना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि लोकतंत्र के बारे में अगर बात की जाए तो लोकतंत्र सामान्यतः एक उदारवादी लोकतंत्र की अवधारणा को कहीं न कहीं दिखाता है, जिसका मतलब होता है एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या कि जिस एक ऐसी सरकार जहां पर लोगों का प्रतिनिधित्व हो रहा हो, जहां पर जो व्यक्ति हमारा प्रतिनिधित्व करने आया है, जिस व्यक्ति के पास निर्णय लेने की क्षमता है या जिस व्यक्ति के पास नियम नीति कानून बनाने की क्षमता है, वो लोगों को प्रतिनिधित्व दे रहा हो, क्योंकि उसके अंदर उसको ये कहीं न कहीं आभास होता है, उसको ये एहसास होता है कि जो निर्णय लेने की क्षमता उसे दी गई है, वो कहीं न कहीं व्यक्तियों के माध्यम से उसको मिली है। तो जब वो प्रतिनिधित्व करते हैं, जब वो नियम, नीति, कानून राष्ट्र के लिए बनाते हैं, तो उनको ये ध्यान रखना होता है कि ये लोगों का तंत्र है और अगर इस तंत्र व्यवस्था में हमने लोगों की उपेक्षा की, अगर हमने लोगों की जो इच्छाएँ हैं, उनको एक कहीं न कहीं उनको दरकिनार किया, तो ये जो शक्ति लेने की क्षमता, ये जो शक्ति लेने का अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार हमें दिया गया है, वो कहीं न कहीं गलत हो सकता है। तो निर्णय लेते समय, नीति, नियम, कानूनों का निर्माण करते समय ये अत्यंत आवश्यक है कि जो प्रतिनिधित्व सरकार, जो तंत्र हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो कहीं न कहीं व्यक्तियों के अधिकार, व्यक्तियों की स्वतंत्रता को ध्यान में रखे और इसी वजह से यही कारण है कि आज जो अवधारणा लोकतंत्र को लेकर बनी है, उसे हम उदारवादी लोकतंत्र के नाम से जानते हैं। अगर हम उदारवादी लोकतंत्र की मुख्य विशेषताओं पर ध्यान देना चाहें तो सबसे पहले इसकी मुख्य विशेषता होती है एक संवैधानिक सरकार। संवैधानिक सरकार यानी संवैधानिक मान्यताओं के अनुरूप जो तंत्र व्यवस्था आपके सामने आई है, उसमें विधि को ध्यान में रखा गया है, उसमें नियम कानून जो भी बने हैं वो संवैधानिक मानकों के अनुसार ही बने हैं और उन संवैधानिक मानकों के अनुसार अगर कोई नियम नहीं बना है तो उनको वैलिडेट नहीं किया जाता या उन्हें लीगैलिटी या वैधता प्रदान नहीं की जाती है। उस अगला जो फीचर है, अगले जो विशेषता है उदारवादी लोकतंत्र की, वो है गारंटी ऑफ सिविल लिबर्टी, यानी जो सामान्य नागरिक है उनकी जो स्वतंत्रता है वो सभी व्यक्तियों को समान रूप से दी जाए और अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट या किसी भी व्यक्ति को कोई अलग तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है तो उसका आधार भी लोगों को सामने रखा जाए। सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस यानी शक्ति पृथकीकरण और एक दूसरे, आपको सामान्यतः आप सभी को पता है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और विधायिका। तो विधायिका नियम कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव या जो नेक्स्ट जो तंत्र होता है जो उसको लागू करता है उसके बारे में कार्यपालिका होती है और जो आपकी जुडिशियल मैकेनिज्म है या जो आपकी न्यायपालिका है वो ये देखने का कार्य करती है कि जो भी नियम नीति कानूनों का निर्माण हुआ है और जिस तरीके से उनको लागू किया गया है, क्या वो जो पूरा प्रोसीजर पूरी प्रक्रिया थी वो सही था, क्या वो वैध नियम है या नहीं है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो जो शक्ति पृथकीकरण का मूल आधार है वो ये है कि तीनों अंग अपने अपने अधिकार क्षेत्र में रहते हुए अपने कार्यों को पूरा करें और व्यक्तियों की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए कहीं न कहीं नियम नीति कानून का निर्माण करते रहें। अगली जो विशेषता है वो ये है कि रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। जैसे अभी आप देख रहे हो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चुनाव को लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। तो चुनाव होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब हम प्रतिनिधित्व सरकार की बात कर रहे हैं, जब हम एक ऐसी व्यवस्था की बात कर रहे हैं जहां पर व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार प्राप्त किए गए हैं, जहां पर व्यक्तियों को ये बताया गया है कि आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए जो व्यक्ति वहां पर जाएगा उसको चुनने का अधिकार भी आपके पास है और इसीलिए ये चुनावी प्रक्रिया कहीं न कहीं आरंभ की जाती है जिसके माध्यम से लोगों को ये शक्ति दी जाती है कि वो चुनाव के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए कहीं न कहीं अपने प्रतिनिधित्व को चुने। एक
आम नागरिक समाज एक ऐसा समाज होना चाहिए जो स्वस्थ नागरिक समाज हो। स्वस्थ नागरिक समाज का कंसेप्ट क्या है? सिविल सोसाइटी, इसके बारे में हमने आपसे पिछले सत्र में भी चर्चा की थी। आम नागरिक समाज एक ऐसा समाज जहाँ पर सभी व्यक्ति समान रूप से सभी अधिकारों का पालन कर रहे हैं, सभी व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखा जाता है और एक इंडिपेंडेंट सरकार होती है। इंडिपेंडेंट यानी एक ऐसा समाज स्थापित किया जाता है जहाँ पर सरकार आपके निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सरकार हस्तक्षेप कब कर सकती है? जब उसे लगता है कि आपकी कोई गतिविधि समाज को दूषित कर रही है। तो एक आम नागरिक समाज जहाँ पर व्यक्तियों के हितों को ध्यान में रखते हुए समूहों का निर्माण किया जाता है, लेकिन उन समूहों में सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ये कुछ फीचर्स थे, ये कुछ विशेषताएं थी आपकी उदारवादी लोकतंत्र की। सबसे पहले जो बात की जाती है उदारवादी लोकतंत्र में, वो ये कहा जाता है कि एक हेल्दी इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए। हेल्दी इकोनॉमिक सिस्टम यानी जो आपका आर्थिक स्तंभ है वो मजबूत होना चाहिए। उसमें कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, उसमें पूंजीवादी प्रक्रिया को ध्यान में आपको रखकर आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि जब हम पूंजीवादियों के बारे में बात करते हैं, तो पूंजीवादियों का जो मुख्य बिंदु होता है, जो उनका मेन फोकस होता है, वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित करने पर वो ध्यान देते हैं। लेकिन जब हम उदारवादी लोकतंत्र में एक मार्केट सिस्टम की बात करते हैं, हम एक ऐसी व्यवस्था की बात करते हैं जहां पर सभी व्यक्ति समान रूप से आगे आकर मार्केट को एक तरीके से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं और तब जाकर ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक विकास का जो अवधारणा है वो आपके सामने आ पाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब उदारवादी लोकतंत्र की प्रक्रिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक विकास की प्रक्रिया उससे अपने आप जुड़ जाती है। क्योंकि इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम आप देखते हो अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरीके से कहीं न कहीं संचालित किया जाता है। जैसे आपके यहाँ आप क्या देख रहे हो, भारत में आपने क्या देखा? एक सोशलिस्ट सिस्टम पे बेस्ड है। सोशलिस्ट यानी समाजवादी प्रक्रिया, जहाँ पर हमने क्या देखा कि हम सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग पे बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ लाभ अर्जित करने की प्रक्रिया में बात नहीं कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, जो भी हम कहीं न कहीं पूंजी का निवेश कर रहे हैं, वो जो हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं मार्केट को भी एक अच्छी अवस्था में लेकर जाएँ और व्यक्तियों के हितों को भी ध्यान में रखें। तो ये माना जाता है कि जब आप उदारवादी लोकतंत्र की बात कर रहे हो, तो उदारवादी लोकतंत्र में आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है लोगों को, और जब लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है, तो आर्थिक विकास होना स्वाभाविक है। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट को अपने तरीके से संचालित या नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हो। आप किस तरीके से मार्केट को नियंत्रित कर रहे हो? आप ये देख रहे हो कि समाज में किस तरीके की चीज़ों की आवश्यकता है और मार्केट में उन्हीं चीज़ों को आप कहीं न कहीं उनको अवेलेबल कराने की कोशिश कर रहे हो, उनकी उपलब्धि का कहीं न कहीं आप साधन बनाने की कोशिश कर रहे हो, और जो नियम, नीति, कानूनों का निर्माण आर्थिक परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, वो भी इन बातों को ध्यान में रख के हो रहा है कि आम जनता का भला, आम जनता का जो कल्याण है, वो उससे किस तरीके से प्रभावित हो सकता है। तो ये माना जाता है कि अगर आप उदारवादी लोकतंत्र की अवधारणा में कहीं न कहीं विकास की प्रक्रिया को ढूँढने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो ज़रूर आपको दिखाई देगा, क्योंकि उदारवादी अवधारणा, उदारवादी लोकतंत्र की अवधारणा में मार्केट में सरकार का अनावश्यक हस्तक्षेप कम होता है। लोगों को स्वतंत्रता दी जाती है कि अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए वो आर्थिक विकास में एक सहयोगी बने। इकोनॉमिक ग्रोथ है क्या? अगर हम इस सवाल को ढूँढने का, इस सवाल के जवाब का ढूँढने का प्रयत्न करें, तो हमें उत्तर मिलेगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राष्ट्र की जो संपत्ति होती है, राष्ट्र का जो वेल्थ होता है, वो समय के साथ बढ़ता जाता है। अगर समय के साथ राष्ट्र की पूंजी बढ़ नहीं रही है, तो हम नहीं कह सकते कि आर्थिक विकास हो रहा है। आर्थिक विकास में जब हमने बोला कि राष्ट्र की पूंजी बढ़ रही है, राष्ट्र की जो संपत्ति है वो बढ़ रही है, इसका मतलब है कि जो हमने गुड्स और सर्विसेज, जो हमने संसाधन अवेलेबल करवाए हैं लोगों को, जिन गुड्स को हमने प्रोड्यूस किया है, उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो बढ़ रही है। ऐसा नहीं कि आज अगर आपने देखा कोई चीज़ आपने प्रोड्यूस करी है, कोई एक, मान लो आप एक पेन की बात करते हो और उस पेन की कीमत आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ₹10 है, लेकिन हम कैसे बोलेंगे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ? जब हमने ये देखा कि उसकी डिमांड भी बढ़ी और डिमांड के साथ-साथ उसकी जो वैल्यू थी वो भी बढ़ जाती है और उसके प्राइस में आपने थोड़ी-सी बढ़ोतरी देखी, लेकिन प्राइस की बढ़ोतरी के साथ आपने ये नहीं देखा कि उसकी डिमांड
कम हो गई है। तो इसका मतलब जो आपने गुड प्रोड्यूस किए, जिस गुड को आपने मार्केट में लाने की कोशिश करी, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि लोगों ने उसको और डिमांड करी और उस डिमांड को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन को भी बढ़ाया गया और साथ ही साथ उसकी मार्केट वैल्यू भी बढ़ गई। तो जब हम लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ यानी जो आर्थिक विकास है, वो कम समय के लिए नहीं है बल्कि एक विजनरी पर्सपेक्टिव से आया है। हमने ये भी देखा है कि आज से 10 साल बाद भी हमारा जो आर्थिक विकास है वो कंटिन्यू रहे, वो निरंतर बना रहे। और वो कब होगा? जब हम ये देखेंगे कि जो नेशनल इनकम राष्ट्र की हो रही है, नेशनल इनकम यानी जो राष्ट्रीय आय है, किसी भी राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आय है वो बढ़ रही है और जो एम्प्लॉयमेंट रेट यानी रोजगार की जो दर है वो बढ़ रही है और लोगों का जो रहने का स्तर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ का या आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है वो लगातार पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही है। अब एक सवाल उठता है कि क्या आर्थिक विकास और इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या एक है? नहीं, क्योंकि सामान्यतः जब आपने विज्ञान के क्षेत्र में भी ये सुना होगा कि कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर होता है। ग्रोथ यानी वृद्धि और डेवलपमेंट यानी विकास। तो आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है? एक अंतर ये दिखाई देता है कि वृद्धि को आप कहीं न कहीं माप सकते हो, लेकिन विकास को किसी पैरामीटर में मापना आपके लिए संभव नहीं हो पाता है। लेकिन कभी-कभी आर्थिक विकास के साथ-साथ कुछ नेगेटिव चीजें भी जुड़ जाती हैं। जैसे ये माना जाता है कि जब हम आर्थिक वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो आर्थिक वृद्धि के साथ-साथ हो सकता हो हम लोगों की जो वेलफेयर पर्सपेक्टिव है, जो कल्याणकारी परिप्रेक्ष्य है, उसको हम कहीं न कहीं दरकिनार कर देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि के जो दर है, उसको बढ़ाए रखने के लिए, उसको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए कहीं न कहीं हम उन उपायों पर अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं, जिसके माध्यम से कुछ ऐसी समस्याएँ उत्पन्न हो जाती हैं, जो लोगों के आम जीवन में बाधा उत्पन्न कर देती है। उदाहरण के तौर पर हम पॉल्यूशन या प्रदूषण की समस्या ले सकते हैं। आप पॉल्यूशन का सबसे मुख्य कारण क्या है? आप क्या देख रहे हो? कार्बन एमिशन हो रहा है। बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, बहुत सारे देश हैं जो कार्बन एमिशन के लिए या जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उसके लिए उत्तरदायी हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हो। इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगीकरण के बारे में आप बात कर रहे हो, उद्योगों को आप स्थापित करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसको स्थापित करने की प्रक्रिया में आपने कहीं न कहीं पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया, पर्यावरण दूषित हो जाता है और उससे आम जनता कहीं न कहीं प्रभावित हो जाती है। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं, तो विकास एक सकारात्मक शब्द है, जहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आर्थिक विकास के माध्यम से लोगों का जीवन स्तर किस तरीके से बढ़ रहा है, रोजगार की दर किस तरीके से बढ़ रही है और सबसे आवश्यक जो बात है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में वो ये है कि जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं, तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी हम ऐसी विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रख रहे हैं, जहाँ पर हम संसाधनों का उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन उन संसाधनों के उपयोग करते समय हम अपनी भविष्य में जो हमारी पीढ़ियाँ आने वाली हैं, उनकी भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो ये एक बहुत आवश्यक अंतर है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में। जब आर्थिक वृद्धि होती है, तो कभी-कभी आर्थिक वृद्धि एक नकारात्मक प्रक्रिया बन जाती है, लेकिन जब हम आर्थिक विकास की बात करते हैं, तो आर्थिक विकास एक सकारात्मक प्रक्रिया होती है। वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से कारक हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ या आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं? तो सबसे पहले उनमें जो कारक है वो है नेचुरल रिसोर्सेज या प्राकृतिक संसाधन। आप सभी को पता है कि प्राकृतिक संसाधन बहुत ही लिमिटेड है, सीमित है, लेकिन किस राष्ट्र के पास किस मात्रा में आर्थिक संसाधन है, वो उस राष्ट्र की आर्थिक वृद्धि की दर को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम वेस्ट एशिया की बात करें, तो वेस्ट एशिया में जो ऑयल का रिजर्व है वो बहुत ज्यादा है। तो वेस्ट एशिया अपने उस सरप्लस या जो जरूरत से ज्यादा जो उसके पास प्रोडक्शन हो रहा है, वो उसको मार्केट में बेचकर उस कमोडिटी की वैल्यू को कहीं ना कहीं बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ा सकता है? उसकी डिमांड बढ़ेगी, वो अपने अपने जो उसका मूल्य है, उस मूल्य की सीमा को बढ़ाएगा और जब उसने मूल्य की सीमा बढ़ा दी, तो उसका जो रेवेन्यू है वो उसको ज्यादा मिल सकता है और उस राष्ट्र की जो आर्थिक वृद्धि की दर है वो बढ़ जाती है। दूसरा हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आपका रखरखाव कैसा है, आपके यहाँ कितनी बिल्डिंग्स हैं, आपके यहाँ कितना टेक्निकल सपोर्ट है, आप किस तरीके से प्रकाश की दर में आगे बढ़ रहे हो। बेसिकली आप क्या देखते हो, आपके यहाँ जो सुविधाएं हैं, आपके यहाँ जो संस्थाएं हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है।
क्या वो आपका जो स्ट्रक्चर है, आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास जितनी भी संस्थाएँ हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो स्वरूप है और जो सर्विसेज़ आप लोगों को अवेलेबल करवाने की कोशिश कर रहे हो, क्या उनमें मोबिलिटी है? मोबिलिटी यानी क्या वो एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुँचाए जा सकते हैं? अगर आपके यहाँ ये व्यवस्था है कि आप सामान को कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से पहुँचा सकते हो, तो कहीं न कहीं आपके यहाँ जो डिमांड का प्रोसेस होगा, जो आपके यहाँ लोगों की जो आप माँग कर रहे हो, उस माँग की पूर्ति की के लिए जो आपको समय चाहिए, वो आपको कम में लग रहा है और आपने कम समय में भी ही लोगों की माँगों की पूर्ति कर दी है, तो इसका मतलब है कि आपके यहाँ जो व्यवस्था है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही अत्यंत सुदृढ़ है, मजबूत है और उसका इस्तेमाल करते हुए आप कनेक्टिविटी स्थापित कर रहे हो, आप लोगों को एक-दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और आप रोड्स के माध्यम से, रेलवेज़ के माध्यम से कहीं न कहीं चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाने का बहुत ही सकारात्मक प्रयत्न कर रहे हैं। इसके अलावा लेबर की बात आप करते हो, लेबर यानी आपके यहाँ जो वर्क फ़ोर्स है, जो आपके यहाँ कार्य करने वाले लोग हैं, कार्य क्षमता आपके जो मैन पावर है, जो कार्य करने वाला एक वर्ग है, वो कितना ईज़िली आपको मिल पा रहा है। यानी आपके यहाँ जो मज़दूर वर्ग है, लेबर के साथ जनरली लोग मज़दूर वर्ग की बात करते हैं, लेकिन जब हम लेबर शब्द का उपयोग करते हैं, तो उसका अर्थ होता है श्रमिक, यानी श्रम करने वाला व्यक्ति श्रमिक होता है। तो जो श्रमिक वर्ग है, क्या वो आपके यहाँ सा आ सामान्यतः आपको अवेलेबल हो पा रहा है या वो आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो अगर आपके यहाँ जो श्रमिक वर्ग है, वो स्किल्ड है, यानी वो उसके अंदर क्षमता भी बहुत है और वो सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में, सकारात्मक माहौल में अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हुए गुड्स और सर्विसेज़ के प्रोडक्शन में अपना सकारात्मक योगदान दे पा रहा है, तो हम कहेंगे कि हमारे यहाँ जो श्रमिक वर्ग की अवेलेबिलिटी है, वो ईज़िली किसी भी राष्ट्र को अगर हो पा रही है, तो वो टेक्निकल पावर का यूज़ करते हुए, तकनीकी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए उस श्रमिक वर्ग की क्षमताओं को और बढ़ाने की कोशिश करता है और हमारा जो प्रोडक्शन है, जिन चीज़ों की माँग मार्केट में ज़्यादा है, उनको हम ईज़िली कहीं न कहीं आराम से हम लोगों की माँग की पूर्ति कर पा रहे हैं और हमारा जो मार्केट वैल्यू है, वो भी बढ़ता जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो अत्यंत आवश्यक कारक है आर्थिक वृद्धि के लिए, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता यानी ऐसा नहीं है कि आज आप किसी एक नीति नियम कानून का निर्माण हो चुका, एक सरकार है और आपने क्या देखा आज से 1 महीने बाद आपकी सरकार बदल गई और आपके नियम कानून भी बदल गए। तो अगर राजनीतिक स्थिरता नहीं है किसी भी राष्ट्र में, तो उस राष्ट्र में आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास का आसान होना बिल्कुल नहीं, आप कह सकते हो एक्सेप्ट किया जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक अस्थिरता कहीं न कहीं आपकी आर्थिक नियम, आर्थिक निर्णय और आर्थिक विकास की दर को ज़रूर और आवश्यक रूप से प्रभावित करेगा। क्योंकि कभी भी जब आर्थिक अस्थिरता होती है, तो आर्थिक अस्थिरता के माहौल में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पूंजीवादी होते हैं, जो पूंजी को कहीं न कहीं आपके यहाँ लगाने आना चाहते हैं, वो उसको भाँप लेते हैं और वो अपना पैसा आपकी आर्थिक व्यवस्था में, आपके आर्थिक सिस्टम में नहीं लगाना चाहेंगे। तो अगर आपके यहाँ पॉलिटिकल डायरेक्शन सही नहीं है, अगर आपके यहाँ जो दिशा निर्देश है, वो अगर सही तरीके से नहीं दिया जा रहा है और अगर आर्थिक अस्थिरता वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जग ज़ाहिर हो जाती है, तो कभी भी आपकी जो आर्थिक वृद्धि है, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी और इसलिए कहा जाता है कि इन सभी सभी कारकों में सबसे ज़्यादा और सबसे अत्यंत आवश्यक जो कारक है, वो है आर्थिक अस्थिरता। अब ये डिबेट है कहीं न कहीं एक इसकी एनालिसिस किया गया है, इसका विश्लेषण किया गया है कि क्या लोकतंत्र और आर्थिक विकास आपस में जुड़े हुए हैं? कुछ लोगों ने बोला कि लोकतंत्र और आर्थिक विकास एक-दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं, यानी एक साथ चलते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी बोला कि आर्थिक विकास, आर्थिक वृद्धि और जो लोकतंत्र है, वो एक साथ नहीं चलते हैं। अब ये भी देखा जाता है कि ऐसा क्यों है? ये माना गया कि चाहे लोकतंत्र हो या लोकतंत्र नहीं हो, उन दोनों का प्रभाव आर्थिक विकास की दर पर, आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया पर ज़रूर पड़ता है। अगर लीगल स्टेबिलिटी नहीं, डेमोक्रेसी या लोकतंत्र में सबसे पहली बात आप क्या करते हो? लीगल स्टेबिलिटी या रूल ऑफ लॉ की, यानी विधि का शासन। अगर विधि का शासन है, अगर सामाजिक स्थिरता है, तो अगर अगर ये 2 चीज़ें हैं, जहाँ पर आप सामाजिक स्थिरता यानी कोई कलह नहीं है, कोई कलेश नहीं है और विधि का शासन है, यानी सभी व्यक्ति विधि को मानते हुए अपने
सामान्य जीवन को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कह सकते हो कि जो आर्थिक विकास की दर है वो आवश्यक रूप से ऊपर जाएगी। लेकिन अगर सामाजिक अस्थिरता है, लोग आपस में ही झगड़ों में कहीं न कहीं लिप्त हैं, विधि का शासन नहीं है, लोग कहीं न कहीं नियम, नीति, कानून की अपेक्षा कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, उसको दरकिनार करते हुए जो आपकी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसके स्तंभों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ की दर है, वो आवश्यक रूप से कम हो जाएगी। और ये भी माना जाता है, ये तो आपने एक परिप्रेक्ष्य देखा कि किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था होने पर किस तरीके से आर्थिक विकास आगे बढ़ सकता है। लेकिन क्या आर्थिक विकास या आर्थिक वृद्धि का प्रभाव लोकतंत्र पे भी पड़ता है? तो इसका उत्तर है हाँ। अगर आर्थिक विकास सकारात्मक है, तो एक राष्ट्र की जो छवि बाहर जाती है वैश्विक परिप्रेक्ष्य में, वो अत्यंत सकारात्मक छवि जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके यहाँ जो गरीबी का दर है वो बहुत ज़्यादा है, तो कोई भी राष्ट्र आपके यहाँ पूँजी लगाने के पहले 10 बार कहीं न कहीं विचार करेगा। लेकिन अगर आपके यहाँ जो आर्थिक समस्याएँ हैं वो कम है, आपके यहाँ रोज़गार की दर भी अच्छी है, आपके यहाँ जो पॉवर्टी है या जिसको आप गरीबी कहते हो उस बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे जो रहने वाले लोग थे, जब वो ऊपर आने लगते हैं, आपका जो रेशियो है पॉवर्टी का जब वो कम होने लगता है, तो ये माना जाता है कि अगर ये चीज़ें कम हो रही हैं, तो इसका मतलब राष्ट्र की एक सकारात्मक छवि वैश्विक पटल पर जा रही है और इसका मतलब है कि आर्थिक विकास की दर बहुत अच्छी है और वो आर्थिक विकास की अच्छी दर बाकी राष्ट्रों को आपकी तरफ आकर्षित करने में बहुत अच्छा योगदान देती है। तो ये माना जाता है कि लोकतंत्र का प्रभाव भी आर्थिक विकास पर होता है और आर्थिक विकास का प्रभाव भी लोकतंत्र पर होता है। इसी आर्थिक विकास और राजनीति और लोकतंत्र के बीच के संबंधों को समझाने के लिए एक ली हाइपोथेसिस यूज की जाती है, ली हाइपोथेसिस का इस्तेमाल किया जाता है। ली हाइपोथेसिस सिंगापुर के एक प्रधानमंत्री थे ली क्वान यू, उन्होंने इस हाइपोथेसिस के बारे में सबसे पहले बात करी थी। हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना जिसको आप कहते हो, जिसमें आपने पूर्वानुमान लगा लिया है कि ऐसा अगर होता है तो ऐसा ही होगा। तो ली के अनुसार उनका ये मानना था कि एक पॉलिटिकल सिस्टम यानी एक राजनीतिक जो सिस्टम है, उसका जो एक वास्तविक जो परीक्षण है वो आप कैसे देखोगे? आप कैसे मानोगे कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो वास्तव में सकारात्मक पॉलिटिकल सिस्टम है? आप ये देखोगे कि वहाँ जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो लिविंग स्तर है, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है, वो किस तरीके से है? अगर आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी उनकी जीवन स्तर में सुधार लाने की कोशिश कर पा रहा है, तो वो एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, तो वो एक अच्छा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं माना जाता है। ली हाइपोथेसिस में विश्वास करने वाले लोग हैं, उनका ये मानना था कि पॉलिटिकल और सिविल राइट्स यानी जो आपके नागरिक अधिकार हैं, जो आपके राजनीतिक अधिकार हैं, वो बाद में ध्यान में आते हैं। सबसे पहले लोग अपने आर्थिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर आर्थिक रूप से वो स्वतंत्र नहीं है, अगर उनके मन में चिंता है कि वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को कैसे पूर्ण करेंगे, रोटी, कपड़ा और मकान ये हर व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता होती है और अगर इस मूलभूत आवश्यकताओं को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सामान्य सी बात है कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग करने में उतना रुचि नहीं दिखाएँगे, क्योंकि जब हमारी आवश्यकताएँ नहीं पूरी हैं, तो बाकी समस्याओं पर हमारा ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए ली हाइपोथेसिस में विश्वास करने वाले जो में स्कॉलर्स हैं, उनका ये मानना था कि सबसे पहले एक राष्ट्र को इकोनॉमिक फ्रीडम देनी चाहिए। सबसे पहले एक राष्ट्र को आर्थिक रूप से लोगों को चिंता मुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहेगा कि वो आर्थिक जो गरीबी है उससे दूर रहे। जो डिप्रिवेशन है, जो डिप्राइव्ड वर्ग होता है, एक ऐसा सेक्शन, एक ऐसा वर्ग जो कहीं न कहीं गरीबी को उसने झेला है, वो पहले उससे ऊपर आना चाहेगा, ना कि वो ये चाहेगा कि उसे राजनीतिक स्वतंत्रता मिले या उसे नागरिक अधिकार मिले। हम स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार का उपयोग तभी करेंगे जब हमें ये कहीं न कहीं विश्वास हो जाए कि हमारा जो राष्ट्र है वो इस तरीके से सक्षम है कि वो हमारी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। ली कुआन यू ने एक कमेंट भी दिया था, उन्होंने बोला था कि मेरा ये मानना नहीं है, मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि जो लोकतंत्र है, वो सामान्यतः विकास की तरफ नहीं लेके जाता। इन्होंने कहा, "आई डू नॉट बिलीव दैट डेमोक्रेसी नेसेसरिली लीड्स टू डेवलपमेंट।" ये नहीं मान सकते कि जो लोकतंत्र है या उदारवादी लोकतंत्र अगर होगा, तो वो विकास की तरफ लेके जाएगा ही। उनका ये मानना था, उन्होंने ये कहा कि मेरा ये मानना है, मेरा ये विश्वास है कि एक राष्ट्र के लिए क्या आवश्यक है, वो है डिसिप्लिन।
डिसिप्लिन यानी आप किस तरीके से अपने आप को नियंत्रित करते हो, अपने लोगों को नियंत्रित करते हो, ना कि उनको किस तरीके से अधिकार देते हो। जब लोग नियंत्रित होंगे, जब समाज नियंत्रित होगा, तो लोग अपने अधिकारों की रक्षा स्वयं करेंगे, लोग एक-दूसरे के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और आपका जो समाज है एक स्वस्थ समाज के रूप में आपके सामने निकल कर आ सकता है। अब जो ये मानते हैं कि हाँ, जो लोकतंत्र है वो इकोनॉमिक विकास या आर्थिक वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। उनका मानना है कि जो लोकतंत्र है वो लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज देता है, उनको बहुत सारे मौके अवसर उपलब्ध कराता है कि वो आर्थिक विकास में अपनी सहभागिता दिखाएं। एक प्रोग्रेसिव अप्रोच यानी प्रोग्रेसिव यानी एक निरंतर विकासवादी अवधारणा के साथ वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी सहभागिता दिखाएंगे और जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन है, जब हम उसको जब जो मांग है उसको ध्यान में रखते हुए जब हम वस्तुओं को सप्लाई करने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो हमारी जीडीपी है, जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, वो ऊपर जाएगा और जब हमारा जीडीपी का जो दर है वो जब हमारे बढ़ेगा यानी हमारे विकास की दर बढ़ेगी, तो ये हम कह सकते हैं कि उदारवादी जो लोकतंत्र है या सामान्य जो लोकतंत्र है वो कहीं न कहीं आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक भी है और दोनों एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते। हमारे जो अमर्त्य सेन है, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, अमर्त्य सेन ने भी कहा था कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है? वो है आर्थिक विकास। इसका अर्थ है कि अगर आर्थिक विकास हो रहा है, तो आपको ये मानना होगा कि जो आपकी तंत्र व्यवस्था है, वो अत्यंत प्रभावशाली है। अब आपका कंसेप्ट है लिबर्टी एंड सिविल सोसाइटी। क्या होता है लिबर्टी? इसके बारे में हमने आपसे पहले भी बात करी थी। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब लाइसेंस नहीं होता है कि आप किसी के भी अधिकार क्षेत्र में जाकर उसके अधिकारों का हनन कर सकते हो। लिबर्टी यानी एक सकारात्मक अवधारणा। लिबर्टी यानी आप अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए समाज में एक सकारात्मक सहभागिता दिखाने की कोशिश करते हो और आपके ऊपर अननेसेसरी अनावश्यक जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, आपके ऊपर जो अनावश्यक रूप से प्रतिबंध लगाए जाते हैं, वो ना लगाए जाए। तो कभी भी स्वतंत्रता को लाइसेंस के टर्म में आप नहीं देख सकते हो। ये माना जाता है कि स्वतंत्रता और लिबर्टी और फ्रीडम अक्सर आप देखते हो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो लिबर्टी शब्द है वो लैटिन शब्द लिबर से निकला है, जिसका अर्थ होता है कि हम सभी समस्या जो सभी हमारे ऊपर प्रतिबंध हैं, वो पूर्ण रूप से गायब हैं। उनकी उपस्थिति आपको नहीं दिखाई देगी। तो अगर आप कहते हो एब्सेंस ऑफ ऑल रिस्ट्रेंट यानी सभी प्रतिबंध हमारे ऊपर से हटा लिया जाए तभी हम स्वतंत्र हैं, तो एक ऐसी अवधारणा हो जाएगी जहां पर मनुष्य एक जंगली मनुष्य की तरह बर्ताव करने लगेगा, क्योंकि जब हमारे ऊपर प्रतिबंध नहीं होंगे तो हम अपनी मनमानी करेंगे और तब जो समाज हमारे सामने आएगा वो एक ऐसा समाज होगा जो ऑर्डर्ड समाज नहीं होगा, जहां पर आप डिसिप्लिन की बात नहीं कर सकते, जहां पर आप लॉ या नियम कानूनों की बात नहीं कर सकते। तो हमको ये मानना होगा, हमें इस बात को स्वीकृति देनी होगी कि एब्सोल्यूट लिबर्टी या पूर्ण रूप से हम स्वतंत्र नहीं हो सकते। हमें जो स्वतंत्रता मिली हुई है, हमें जो अधिकार मिले हुए हैं, वो समाज में रहने वाले अन्य व्यक्तियों के संबंध में मिले हुए हैं। तो अर्थ इसके मैकिनी ने ये सबसे पहले कहा था कि फ्रीडम या स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि सभी जो प्रतिबंध है वो गायब हो जाएं, बल्कि जो अनावश्यक प्रतिबंध आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं उनको रेशनल प्रतिबंधों से रिप्लेस किया जाए। रेशनल प्रतिबंध यानी तार्किक प्रतिबंध। अगर आपने किसी व्यक्ति के ऊपर कोई प्रतिबंध लगाया है तो उसके पीछे का जो लॉजिक है वो आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको उसको समझाना पड़ेगा कि आपके इस गतिविधि पर हमने ये प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि अगर हमने आपको यहाँ पर नियंत्रित ना किया होता तो आपकी जो गतिविधि थी वो कहीं न कहीं समाज को दूषित कर सकती थी और आपके विकास में भी बाधक बन सकती थी। महात्मा गांधी ने भी यही कहा कि स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि प्रतिबंधों का अभाव हो जाए, बल्कि स्वतंत्रता का मतलब ये है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो और व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तब होगा जब हम उनको सकारात्मक प्रतिबंध लगाएंगे, जब हम उनको ये बताएंगे कि किस तरीके से उनका व्यवहार समाज को प्रभावित कर रहा है और समाज का जो एक वातावरण है वो किस तरीके से उनके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहा है। ईसाया बर्लिन ने टू कंसेप्ट्स ऑफ लिबर्टी एक ऐसे लिखा था और उसमें उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी के बारे में कहीं ना कहीं सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में अंतर बताने की कोशिश करी थी और जिसमें उन्होंने राज्य के रोल पे फोकस किया था कि राज्य का क्या रोल है, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनका मानना था कि नेगेटिव लिबर्टी का मतलब क्या होता है, नकारात्मक स्वतंत्रता यानी राष्ट्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से जब हमें स्वतंत्रता मिल जाती है तो हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं। इसका मतलब कि एक व्यक्ति वो सब कुछ करने में
सक्षम है और वो व्यक्ति वो सारी चीजें कर सकता है जिससे कि वो राष्ट्र में रहने वाले बाकी व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित नकारात्मक तरीके से ना कर रहा हो। तो हमने रिस्ट्रिक्शंस तो लगाए, हमने प्रतिबंध तो लगाए, लेकिन उन प्रतिबंधों का नकारात्मक प्रभाव जब हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, तो हम ये कहते हैं कि हमने लिबर्टी लगाई, हमारे पास लिबर्टी है, एक नेगेटिव लिबर्टी है, एक नकारात्मक स्वतंत्रता है, क्योंकि राज्य ने हमें कुछ करने से मना किया है, हम ये नहीं कर सकते। जहां पर भी शब्द नहीं आ जाता है, वहां पर नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन नेगेटिव का मतलब हमेशा ये नहीं, गलत सेंस में नहीं लिया जाना चाहिए। नेगेटिव का मतलब हमारे ऊपर कुछ प्रतिबंध है, लेकिन वो प्रतिबंध इसलिए हैं ताकि समाज में कुछ गलत जो वातावरण है वो ना क्रिएट हो सके। पॉजिटिव लिबर्टी की हम बात करते हैं या सकारात्मक स्वतंत्रता, तो हम सकारात्मक स्वतंत्रता में रेशनल सेल्फ की स्वतंत्रता की बात करते हैं, यानी जो हमारा स्व है, जो हमारा व्यक्तित्व है, वो रेशनल पर्सपेक्टिव से गाइड हो रहा है, वो तर्क क्षमता पर चीजों को जज करने की कोशिश कर रहा है, वो ये देख रहा है कि क्या हमारे लिए करना अत्यंत सही है और क्या करना हमारे स्व के लिए गलत होगा। और जब हमने अपने स्व पर ये अधिकार प्राप्त कर लिया, जब हमने अपने स्व के ऊपर स्वतंत्रता प्राप्त कर ली कि जो सही है हम उसी में अपना योगदान देंगे, तब हम कहते हैं कि हम पॉजिटिव लिबर्टी की अवधारणा को कहीं ना कहीं अपने साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। मिल की बात अगर हम करें, और जब भी हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो मिल का नाम लिए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। मिल ने भी यही बताया कि एक व्यक्ति का विकास तब तक आवश्यक नहीं है जब तक समाज में हैप्पीनेस ना हो। हैप्पीनेस यानी एक व्यक्ति पॉजिटिव है, खुशियां। हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जाती है कि समाज में कितने लोग उस खुशी के वातावरण में रह रहे हैं। तो जो हैप्पीनेस इंडेक्स है समाज में, अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि एक समाज में व्यक्ति का की स्वतंत्रता प्राप्त है और व्यक्ति का विकास बढ़ रहा है। लेकिन उस स्वतंत्रता में व्यक्तियों का उतना ही सहभागिता होती है जितनी कि राज्य की होती है। मिल ने ये कहा था कि व्यक्ति के जो आचरण होते हैं, व्यक्ति का जो एक व्यक्तित्व होता है, या जो व्यक्ति को आपने अधिकार दिए कि आपने उनको बोलने की स्वतंत्रता दी है, आपने उनको सोचने की स्वतंत्रता दी है, आपने उनको कार्य करने की स्वतंत्रता दी है, उस पर हमें आवश्यक प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। उनका कहना था कि एब्सोल्यूट लिबर्टी अगर हम दे रहे हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन की बात उन्होंने करी थी। उन्होंने बोला था कि अगर हम उन्हें अभिव्यक्ति की आजादी दे रहे हैं, अगर हम उन्हें अपने आप को अपने आप को व्यक्त करने की स्वतंत्रता अगर हम उन्हें दे रहे हैं, तो वो अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है 5 लोग जब किसी चीज को लेकर किसी चर्चा में बैठे हों और हमने किसी एक व्यक्ति की बात को नहीं सुना और हमने सिर्फ 4 व्यक्ति की बातों को सुनकर उस चर्चा को आगे बढ़ा दिया। बाद में हो सकता हो हमें ये आभास हो कि जिस व्यक्ति को हमने बोलने का अधिकार नहीं दिया, सबसे ज्यादा तर्कसंगत उसी की बात थी। तो इसीलिए मिल ने ये कहा कि हमें अभिव्यक्ति की आजादी लोगों को जरूर देनी चाहिए, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के साथ-साथ हमको लोगों को ये भी समझाना होगा कि उनकी जो एक्शंस हैं, उनकी जो क्रियाएं हैं, वो 2 कैटेगरीज में, 2 वर्गों में विभाजित हो चुकी हैं। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस यानी स्व को प्रभावित करने वाली क्रियाएं, और अदर रिगार्डिंग एक्शंस यानी समाज में रह रहे अन्य व्यक्ति को प्रभावित करने वाली क्रियाएं। तो उनका मानना था कि स्व को प्रभावित करने वाली क्रियाओं में आप स्वतंत्र हैं, लेकिन जब आपकी क्रियाएं राज्य में रह रहे अन्य व्यक्तियों को भी प्रभावित कर रही हैं, तो आप उस पर स्वतंत्रता नहीं बात कर सकते। उस स्वतंत्रता पर तार्किक प्रतिबंध अवश्य लगा होगा, क्योंकि आप कह सकते हो कि मैंने, और उन्होंने ये भी बोला कि अपने क्रियाओं में अंतर करना कभी आपको कठिन भी लग सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति ये कहता है, आप मानते हो, उदाहरण के तौर पर अगर किसी व्यक्ति ने ये निर्णय लिया है कि वो अपने स्व को खत्म करेगा, सुसाइडल प्रोसेस, अगर वो स्व को खत्म करने की प्रक्रिया का निर्णय लेता है, तो वो कह सकता है कि ये स्व को प्रभावित करने वाला कार्य है। लेकिन नहीं, वो स्व को प्रभावित करने वाला कार्य नहीं होता है, क्योंकि उस व्यक्ति के इस निर्णय से उसका परिवार भी जुड़ा हुआ है। तो मिल ने यह भी बोला कि किस तरीके से हम स्व को प्रभावित करने वाली क्रियाओं में और राज्य में रह रहे अन्य व्यक्ति को प्रभावित करने वाली क्रियाओं में अंतर ढूंढ सकते हैं, ये भी एक जटिल प्रक्रिया है। लेकिन जब हमने इस जटिल प्रक्रिया को समझ लिया और अपने कार्यों में अंतर स्थापित कर दिया, उसके बाद ही हम कहीं न कहीं स्वतंत्रता की अवधारणा को सामान्य तरीके से समझ सकते हैं। जब हम लिबर्टी की बात करते हैं, जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, तो स्वतंत्रता के साथ जुड़ा हुआ कांसेप्ट है सेंसरशिप। सेंसरशिप यानी प्रतिबंध। किस तरीके का प्रतिबंध? सेंसरशिप शब्द का सबसे पहले अगर हम उत्पत्ति देखें, तो रोम में 443 बीसी के आसपास एक ऑफिस स्थापित किया गया और वहां पर इस सेंसरशिप यानी काट छांट की प्रक्रिया के बारे में बात की गई। और उन्होंने बोला कि ये जो काटने छांटने की जो प्रक्रिया का इस्तेमाल हमने किया है, वो कहीं ना कहीं
लोगों के अंदर एक मोरल सेंस को डालने के लिए हमने कोशिश की है। मोरल सेंस यानी नैतिकता की भावना लोगों के अंदर आनी चाहिए। लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो वो कर रहे हैं, उसके माध्यम से उनका वातावरण दूषित हो सकता है, उनके आस-पास रहने वाले जो लोग हैं, कहीं न कहीं वो भी प्रभावित हो सके हैं। तो उन्होंने सेंसरशिप के लिए एक सकारात्मक अपना जो पक्ष था वो रखा। उन्होंने बोला, लोगों के व्यक्तित्व को कहीं न कहीं शुद्धिकरण करना चाह रहे थे, उनके अंदर हम नैतिकता के भाव को डालना चाह रहे थे और इसी वजह से हमने ये काट-छाँट की प्रक्रिया या प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया या जिसको आप सेंसरशिप शब्द के नाम से जानते हो, हमने वो प्रक्रिया शुरू करी। सामान्यतः अगर हम सेंसरशिप के बारे में बात करें तो सेंसरशिप क्या है? प्रतिबंध लगाना। किसी कार्य को करने की आज़ादी आपको ना देना। व्यक्ति को अपने भावों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता आपको ना देना। आप जिस कला में आप निपुण हो, आपको वो कला में अपना योगदान देने की जो स्वतंत्रता है, वो आपको ना देना। बहुत बार हमने क्या देखा है, सेंसरशिप के माध्यम से हम लोगों की बातों को दबाने की कोशिश करते हैं। पब्लिक कम्युनिकेशन जो आम बोलचाल या आम चर्चा हो रही है लोगों के बीच में, उसको हम दबाने की कोशिश करते हैं या किसी सूचना को हम दबाने की कोशिश करते हैं। तो सेंसरशिप का सबसे बुरा प्रभाव क्या होता है कि हम जो हमारे पास सूचना पूर्ण रूप से आ सकती थी, जो व्यक्ति के विकास में कहीं न कहीं अपना योगदान दे सकती थी, वो सेंसरशिप के माध्यम से कहीं न कहीं दबा दी जाती है। आज भी आप देखते हो बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जहाँ पर सेंसरशिप की प्रक्रिया चल रही है। सेंसरशिप यानी या तो आपके सामने वो अ, मैनिफेस्ट फॉर्म में होगी या लेटेंट फॉर्म में होगी। मैनिफेस्ट यानी आपके सामने दिख रही है कि सेंसरशिप या प्रतिबंध लगाया जा रहा है या लेटेंट लेटेंट यानी गुप्त रूप से सेंसरशिप की प्रक्रिया चल रही है। आज भी सामान्यतः लोगों का मानना है कि मीडिया की जो स्वतंत्रता है वो अत्यंत आवश्यक है क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से लोगों के बीच में सूचनाओं का प्रसार और प्रदान किया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे राष्ट्र हैं, उदाहरण के तौर पर ये माना जाता है कि चाइना ने कहीं न कहीं अपनी मीडिया को प्रतिबंधित करके रखा है, उस पे सेंसरशिप लगा के रखी है। और अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करें तो नॉर्थ कोरिया में आपको दिखाई देता है कि कहीं न कहीं जो एक आप कह सकते हो मैनिफेस्ट सेंसरशिप का कांसेप्ट आपको दिखाई देता है। आपको स्वाभाविक रूप से दिखाई दिया जाता है कि वहाँ पर चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया गया है। लोग बोल नहीं सकते अपनी इच्छा के अनुसार, लोग अपनी इच्छा के अनुसार कपड़े नहीं पहन सकते, अपनी इच्छा के अनुसार अपने बालों को नहीं कटवा सकते। तो ये क्या है? ये एक ऐसे प्रतिबंध हैं जो लोगों के आम जीवन को प्रभावित कर रहे हैं, जो लोगों को वास्तविक सूचना तक पहुँचने से रोक रहे हैं और जब लोगों को पूर्ण रूप से सूचना नहीं प्रदान की जाती है, जब एक पर्दा रखा जाता है उनसे, तो हमारा जो वास्तविक विकास है वो कहीं न कहीं प्रभावित हो जाता है और अगर वास्तविक विकास प्रभावित हो रहा है तो इसका मतलब जो आपकी तंत्र व्यवस्था है वो सही नहीं है और अगर आपकी तंत्र व्यवस्था सही नहीं है तो आप स्वतंत्रता या जो आप आज़ादी की बात करते हो वो आपको नहीं मिल पाएगी और अगर सेंसरशिप है तो इसका मतलब जो नियंत्रण है सरकार का वो कहीं न कहीं नकारात्मक नियंत्रण हो रहा है लोगों के जीवन पर और जब तंत्र व्यवस्था में नकारात्मक नियंत्रण की प्रक्रिया होती है तो व्यक्ति का विकास होना स्वाभाविक नहीं है और लोगों की जो स्वतंत्रता है वो बाधित या प्रतिबंधित हो जाती है। अब कुछ ऐसा एक ऐसा वर्ग है जो लिबर्टी या स्वतंत्रता और सेंसरशिप यानी काट-छाँट या प्रतिबंध के बीच में संबंधों को स्थापित करने का या संबंधों की विश्लेषण करने की कोशिश करता है। उनका ये मानना था कि अगर हम एक मुक्त समाज की अस्तित्व की बात कर रहे हैं, तो मुक्त समाज किस पर आधारित होता है? मुक्त समाज एक एक ऐसी मुक्त समाज का जो स्तंभ है वो क्या है? वो ये है कि जो विभिन्न वर्ग हैं, उन विभिन्न वर्गों के बीच में चर्चाएँ हो रही हैं। जो सूचनाएँ हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुँचाई जा रही हैं। उनकी आलोचना भी की जा रही है, उन पर विवाद भी किया जा रहा है और जब हम चर्चाओं पर विश्लेषण करते हैं, जब हम किसी बात पर किसी एक मुख्य बिंदु पर जब हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हमारे दिमागी रूप से भी हमारी एक्सरसाइज होती है। हम कहीं न कहीं अपनी तर्क क्षमता का प्रयोग करते हैं, हम अपने जो हमारा ज्ञान है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं और जो वास्तविक सत्य है उसको बाहर लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर कोई राष्ट्र सेंसरशिप की प्रक्रिया में है, तो ये वास्तविक सत्य बाहर नहीं आएगा, हम अपनी तर्क क्षमता का विकास नहीं कर पाएँगे क्योंकि हमें उस तर्क क्षमता का विकास करने के लिए जो वातावरण था, वो ही नहीं मिला। तो ये माना जाता है कि अगर कोई राष्ट्र सेंसरशिप की प्रक्रिया में लिप्त है, तो उसको कहीं न कहीं लॉजिक रीज़न देना पड़ेगा, उसको ये बताना पड़ेगा कि इसके पीछे का कारण क्या था, इसके पीछे का तर्क क्या है और क्यों हमने जो सूचना था इसको हमने छुपा के रखा। और अगर राष्ट्र और व्यक्तियों के बीच में लगातार द्वंद्व बना हुआ है, तो कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिली हुई है। तो जो जेएस मिल थे, वो सेंसरशिप के अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि जब तक हम अपने विचारों को आगे नहीं रखेंगे, जब तक हम लोगों के साथ चर्चाओं में नहीं लिप्त होंगे, तब तक हम सत्य और असत्य के बीच का जो अंतर है उसको देख नहीं पाएँगे और अगर सेंसरशिप होती है, तो सेंसरशिप के माध्यम से राष्ट्र वास्तविक सत्य को छुपाने की प्रक्रिया में लिप्त हो जाता है और इसका मतलब वो सकारात्मक नहीं है।
कार्ल पॉपर ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज के नाम से उन्होंने एक बुक लिखी, एक किताब लिखी और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से राष्ट्र और समाज व्यक्तियों की जो स्वतंत्रता है उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। किस हद तक राष्ट्र सेंसरशिप की प्रक्रिया में आगे जा सकता है, किस हद तक सेंसरशिप सही है, किस हद तक आप प्रतिबंधों को सही मान सकते हो। तो इनका मानना था, इनका ये कहना था कि जो लैंग्वेज और स्पीच है, जो लोगों की भाषा है और जो उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो कहीं न कहीं एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है, किस चीज़ का? लोगों तक विचारों को पहुँचाने का। अगर आपने लोगों की लैंग्वेज और लोगों की स्पीच पर प्रतिबंध लगा दिया, तो कभी भी आप एक ऐसे समाज को स्थापित नहीं कर पाओगे, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में जो पूर्ण रूप से व्यक्तित्व का विकास हो रहा है, उसमें वो कभी भी अपना जो सकारात्मक योगदान है, वो नहीं दे पाएगा। तो ये भी माना जाता है कि सेंसरशिप होनी चाहिए। काट-छाँट की प्रक्रिया अगर राष्ट्र ले रहा है, तो उसके पीछे का वो कहीं न कहीं हमको बताए कि क्या उसका लॉजिक है, क्योंकि आप क्या देखते हो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन आपको मिला हुआ है। आपको आर्टिकल 19 में की अगर आप बात करो तो उसको क्लस्टर ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है और आपको बहुत सारी बातें बताई गई हैं, लेकिन उसमें ये भी कहा गया कि पब्लिक मोरालिटी राष्ट्र जो सामान आम जनता को लेकर जो नागरिक नैतिकता का सिद्धांत है, अगर उसके अगेंस्ट आप कुछ बोल रहे हो, तो पब्लिक मोरालिटी के नाम पर आपके ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अगर आपको हेट स्पीच दे रहे हो, आप कोई ऐसा भाषण दे रहे हो, आप कोई ऐसा वक्तव्य दे रहे हो, जिस वक्तव्य के माध्यम से समाज में कुछ नकारात्मक सूचनाएँ जा रही हैं, जो समाज की जो न्याय व्यवस्था है, जो समाज की जो तंत्र व्यवस्था है, समाज में जो ऑर्डर स्थापित किया गया है, उसको प्रभावित कर रही हैं, जिससे कि समाज कहीं न कहीं कलेश और झगड़ों में लिप्त हो सकता है, तो उस पर सेंसरशिप होना स्वाभाविक है। लेकिन जब व्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनावश्यक रूप से बाधित किया जाता है, तो वो सेंसरशिप कहीं न कहीं गलत हो जाती है। तो अगर हम इसका कंक्लूजन देखें, अगर हम ये देखें कि अंत में अगर हम ये कहना चाहें कि दोनों के बीच क्या संबंध है या सेंसरशिप या स्वतंत्रता किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्रता दीजिए, लेकिन व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगाना भी आवश्यक है, क्योंकि अगर हम उनको प्रतिबंधित नहीं करेंगे, तो वो प्रतिबंधों के अभाव में कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, जो बाकी व्यक्तियों के विकास में भी बाधक सिद्ध हो सकता है और कहीं न कहीं उस व्यक्ति के का जो समाज में रोल होना चाहिए, उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। अगला आपका विषय है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन वर्सेस प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, प्रोटेक्टिव यानी संरक्षणात्मक भेदभाव और प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस यानी फेयर यानी कुछ ऐसा जो न्यायपूर्ण हो, कुछ ऐसा जो गलत ना हो। तो अब इन पहले हमें इन दोनों कांसेप्ट को समझना होगा कि संरक्षणात्मक जो भेदभाव है वो क्या है और जो फेयरनेस का प्रिंसिपल है, जो इसका आप मानक देखना चाह रहे हो समाज में कि कोई व्यक्ति फेयर है या नहीं, या राज्य की तरफ से जो लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो फेयर है या नहीं। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्या है? प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर हम ये देखते हैं कि राज्य लोगों को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है। किन व्यक्तियों को प्रेफरेंस दिया जाता है? मान लो राज्य कोई नियम नीति कानूनों को बना रहा है, तो उनको बनाते समय राज्य ये ध्यान में रखेगा कि वो कौन-सा ऐसा वर्ग है जिसको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आज हम क्या देखते हैं, प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन को रिजर्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। उसको हम रिजर्वेशन या आरक्षण के नाम से भी जानते हैं। हम उसे पॉजिटिव एक्शन या सकारात्मक कार्य क्षमता के नाम से भी जानते हैं। हम उसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। हम उसको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट के नाम से भी जानते हैं और ये सारे शब्दों का मतलब एक ही निकलता है कि वो व्यक्ति, वो वर्ग जो समाज में कहीं न कहीं डिप्राइव्ड है या कुछ ऐसा वर्ग जो वीक है, यानी जो अपने हितों की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, उनके साथ अ, इतिहास में कुछ गलत हुआ है, उनके साथ पास्ट में कुछ गलत हुआ है और उस गलत को सही करने के लिए राज्य कुछ ऐसे नीति नियम और कानून लेकर आता है जिसके माध्यम से उनके साथ हुई गलत चीजों को वो सही कर सके और इसीलिए उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिए जाते हैं, उनको कुछ अलग अधिकार दिए जाते हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए वो अपने विकास को कहीं न कहीं समझ पाते हैं। वो ये देख सकते हैं कि मान लो उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, अब अगर आप देखो एक ऐसा व्यक्ति, आप एजुकेशनल सिस्टम में क्या देखते हो, रिजर्वेशन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको फीस कम देनी पड़ती है और बाकी जो जनरल कैटेगरी में बच्चे होते हैं उनको फीस उतनी ही देनी पड़ती है। क्यों हमने ऐसा कहा? क्योंकि हमें पता है ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, लेकिन उसको उसको भी शिक्षा की उतनी ही आवश्यकता है जितना कि एक डॉक्टर के जो बेटा है उसको आवश्यकता है। तो हमने क्या किया, हमने उनको समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में डाल
डालकर, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में डालकर हमने उस बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने की कोशिश करी, जो हो सकता हो सामान्य तौर पर शिक्षा को ग्रहण ना कर पाता। तो इसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जहां पर हमने भेदभाव तो किया, लेकिन हमने कुछ पॉजिटिव रीजन के नाम पर किया। हमने कुछ सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में किया। हमने ये बोला कि एक ऐसा सेक्शन है, एक ऐसा वर्ग है जो अंडर प्रिविलेज है, यानी समाज में एक ऐसा वर्ग है जो अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहा है, जिनके साथ पास्ट में भेदभाव किया गया है, जिनके साथ कुछ ऐसी गतिविधियां की गई हैं जिससे वो अपने हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके हितों की रक्षा करने के लिए और उनको समाज में बाकी लोगों के साथ खड़ा करने के लिए राज्य की तरफ से कुछ ऐसी नीतियां आती हैं जो उनको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस देती हैं। अगर हम आधुनिक उदारवादी राज्य की बात करें, तो आधुनिक उदारवादी राज्य में प्रेफरेंशियल या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आपको दिखाई देगा। और किस बेसिस पर दिखाई देगा? सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड पर, यानी आर्थिक सामाजिक बैकग्राउंड के आधार पर जब आप लोगों को अलग रूप से ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हो, तो आप कहते हो कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की बात की जा रही है। कुछ स्कॉलर्स थे जिन्होंने प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए कुछ अपने तर्क प्रस्तुत किए कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन क्यों होना चाहिए। तो उनका मानना था कि अगर प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन होगा तभी हम इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात कर सकते हैं, हम अवसरों को उपलब्ध कराने की बात करते हैं। लेकिन समान रूप से हम लोगों को अवसर तभी उपलब्ध करा सकते हैं जब हम ये समझेंगे कि किस व्यक्ति की, किस वर्ग की क्या आवश्यकता है। तो हर वर्ग की आवश्यकताओं को समझते हुए जब हम लोगों को अधिकार प्रदान करने की कोशिश करते हैं, और अगर हमें ऐसा लगता है कि एक ऐसा वर्ग है जो डिसएडवांटेज है, जो अपने अधिकारों का भी उपयोग नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए हम कुछ अलग व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने क्या देखा, अ, जिसको हमने दिव्यांग का नाम दिया है। दिव्यांग यानी वो व्यक्ति जो फिजिकली कैपेबल नहीं है सारे कार्यों को करने में। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि हम उन्हें समाज के मेन वर्ग से अलग कर दें? नहीं। समाज के मुख्य वर्ग से वो अपने आप को कटा हुआ ना महसूस करें, इसके लिए हमने क्या किया? हमने उन्हें अवसरों की समानता प्रदान करी। राज्य ने कुछ ऐसी व्यवस्था करी जिसके माध्यम से वो समाज के साथ अपने आप को जोड़ सके। और आज आप क्या देख रहे हो? आज यूपीएससी की एग्जाम में, यूपीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं, उसमें दिव्यांग वर्ग में भी कहीं न कहीं आपको जो जो आपकी सहभागिता दिखाई दे रही है, वो आपको उतनी दिखाई दे रही है, जो आपको एक जनरल कैटेगरी के वर्ग की दिखाई दे रही है। तो इस माध्यम से हम कह सकते हैं कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसा टूल है, एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा, आप कह सकते हो, समाज में हुए गलत को सही करने की दवा है। तो एक ऐसा दवा, उस मर्ज की दवा जिसके माध्यम से समाज में असमानता फैल रही थी। अब हम बात करते हैं कि फेयरनेस क्या है। हमने रिजर्वेशन की बात कर ली, हमने पॉलिसी डिस्क्रिमिनेशन की बात कर ली कि लोगों को ध्यान में रखते हुए पॉलिसीज को, कि अलग लोगों की आवश्यकताओं को, अलग-अलग वर्गों की अलग-अलग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हम कहीं न कहीं समाज में न्याय व्यवस्था को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो जब हमने ये बात करी तो हमने देखा कि रिजर्वेशन भी एक बहुत अच्छा टूल है कहीं न कहीं एक समानता स्थापित करने का। हमने अपने संविधान में क्या देखा? हमने क्या देखा कि हम जस्टिस की बात करते हैं। प्रस्तावना में अगर आपने देखा होगा तो प्रस्तावना में ये संविधान की प्रस्तावना में ये बताया गया कि हम जस्टिस की बात करेंगे, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, यानी आर्थिक न्याय व्यवस्था होगी और सामाजिक न्याय प्रक्रिया होगी, और राजनीतिक प्रक्रिया में भी हम न्याय व्यवस्था की बात करेंगे। तो ये कब होगा? जब हम लोगों को समान रूप से अधिकार देंगे, जब हम उनकी असमानताओं को समझते हुए भी उन्हें समान रूप से समाज में आगे आने की कोशिश करेंगे। अब हम फेयर प्रोसीजर की बात करते हैं। जब आपने बात करी न्याय व्यवस्था, एक तर्कसंगत व्यवस्था की जहां पर लोगों को समान रूप से अधिकार दिए जाते हैं, तो वो समान रूप से अधिकार तब दिए जाएंगे जब हम उनको फेयरनेस के प्रिंसिपल पे रखेंगे। यानी हमने क्या देखा, किसकी क्या आवश्यकताएं हैं, किस व्यक्ति किन चीजों से लाभान्वित हो रहा है और कौन सा व्यक्ति उन चीजों से उस लाभ को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि हमें एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोसीजर पर आगे लेके जाना होगा। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन समाज में हो रहा है, वो लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभाजित किए जाए, ना कि ये देखना जाए कि कोई अगर रिच व्यक्ति है, समाज में आप देखते हो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, रिच और पुअर सेक्शन आपके समाज में है। रिच यानी एक धनी वर्ग है और एक ऐसा वर्ग है जो गरीबी रेखा को झेल रहा है। तो हमको उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए फेयर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया में आगे बढ़ना होगा। गुड्स और सर्विसेज के डिस्ट्रीब्यूशन में एक समानता भी नहीं, हमको ये देखना होगा फेयर यानी एक ऐसा जहां पर आप ये ना महसूस करो कि आपको धोखा दिया जा रहा है, आपकी आवश्यकताओं को राज्य ने ध्यान में नहीं रखा और उन्होंने जो रिसोर्सेस थे उसके केंद्रीकरण में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे दिया। तो जॉन रॉल्स का नाम प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस के साथ हमेशा जोड़ा जाता है। जॉन रॉल्स का मानना था कि समाज में रहने वाला हर व्यक्ति, उसका जो रेशनैलिटी, उसकी जो तर्क क्षमता होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि जो आपकी नेचुरल इनइक्वालिटी है वो तो है ही, आप प्राकृतिक रूप से असमान हैं,
आपकी जो तर्क क्षमता है वो भी अलग-अलग है और आप सेम सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में भी नहीं रहते हैं। लेकिन आप क्या मान रहे हो? उनका ये मानना था कि जब ये चीज़ें जब राष्ट्र को समझ में आने लगती हैं, राज्य में जो नीति निर्माण करने वाली जो व्यवस्था है, जब उसको ये चीज़ें समझ में आने व्यक्ति लगती हैं कि हर व्यक्ति की जो जो इसकी आवश्यकताएँ हैं, वो अलग-अलग है और उनको ध्यान में रखते हुए ही हमें समाज में न्याय व्यवस्था को स्थापित करना है, तब हम कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस को हमने कहीं न कहीं राष्ट्र में या राज्य में स्थापित कर लिया है। और जब प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस की हम बात करते हैं, जब हम न्याय को एक ऐसी प्रक्रिया के साथ इक्वेट करने की कोशिश करते हैं जहाँ पर हम फेयर हैं, फेयर यानी एक ऐसी प्रक्रिया जहाँ पर हमने लोगों के साथ गलत करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि हमने समाज में सभी लोगों को एक साथ एक पैरामीटर पे लाने की कोशिश की है, तो समाज में जस्टिस का जो प्रिंसिपल है, न्याय का जो सिद्धांत है, वो फेयरनेस के सिद्धांत पर बेस्ड हो जाता है और हम सभी व्यक्तियों को लिबर्टी और इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच देने की कोशिश करते हैं, कुछ सकारात्मक प्रतिबंधों के साथ। तो ये माना जाता है कि आप प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन करिए, आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करिए, आप लोगों को संरक्षण देने की कोशिश करिए, लेकिन वो संरक्षण देने की जो प्रक्रिया होती है, वो फेयर होनी चाहिए, वो बायस्ड नहीं होनी चाहिए, यानी आप पूर्वाग्रहों से ग्रसित ना हो। आप ये ना देखें कि हमें इसी वर्ग को जो है उसी वर्ग के लिए नियम और नीति कानून बनाने हैं और दूसरे वर्ग पर हमें ध्यान नहीं देना है। तो ऐसी न्याय व्यवस्था अगर समाज में स्थापित हो जा रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो समाज है वो एक आधुनिक उदारवादी समाज है, वो लोकतंत्र की अवधारणा पर आधारित है। लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। वो व्यक्ति जो समान रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उसको समाज आगे लाने की कोशिश करेगा, उसको राष्ट्र आगे लाने की कोशिश करेगा और कोई व्यक्ति अगर राज्य के इस प्रक्रिया पर, राज्य के इस निर्णय पर अगर सवाल उठाता है, तो उन सवालों के तार्किक जो उत्तर हैं, वो भी राष्ट्र को, उस व्यक्ति को देना पड़ेगा और तभी हम कह पाएँगे, तभी हम लोगों का जो एक आप कहते हो ना लोग कभी न कभी उग्र हो जाते हैं कि इस वर्ग को आपने जो है आरक्षण क्यों दिया और हमारे वर्ग को आरक्षण क्यों नहीं दिया? अगर ऐसा सवाल राष्ट्र के या राज्य के सामने आता है और अगर राज्य इन सवालों का सकारात्मक उत्तर दे पाता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है, वो प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस पर आधारित है और रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को आगे लेके बढ़ पा रही है। अब हम ये कहेंगे कि जब हम प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे जो आप बात करते हो, आपने क्या बोला कि अगर आपने किसी व्यक्ति को संरक्षणात्मक उसके साथ व्यवहार किया है तो आपने समानता के सिद्धांत को वायलेट करने की कोशिश करी। समानता यानी हम सबके साथ समान रूप से व्यवहार करेंगे। लेकिन जब हम एक आधुनिक उदारवादी राज्य में समानता की अवधारणा को समझने की प्रयत्न करेंगे तो हम ये पाएंगे कि इक्वल ट्रीटमेंट विद इक्वल्स एंड अनइक्वल ट्रीटमेंट विद अनइक्वल्स, यानी समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार। तो ये होता है इक्वालिटी का सिद्धांत। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के कंटेक्स्ट में इक्वालिटी है, समानता है, न्याय व्यवस्था भी है, लेकिन जब हमने देखा कि कोई व्यक्ति अपनी उस क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है जिसको वो कर सकता था, तो उसकी उस क्षमता का विकास करने के लिए और उसको उपयोग में लाने के लिए हमने उसे कहीं न कहीं एक बैकग्राउंड प्रदान किया। हमने उसको बेस प्रदान किया और राज्य की तरफ से उस व्यक्ति को जब बेस मिल जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा और जब सभी व्यक्ति समान रूप से अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्र और समाज के विकास में अपना योगदान देंगे, तो व्यक्ति का विकास होना स्वाभाविक है। तो अगर एक ऐसा समाज आपके सामने आता है जो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन पे आधारित है, तो आप ये कह सकते हो कि वो फेयरनेस के प्रिंसिपल पर जब तक आधारित नहीं होगा, वो प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या राज्य की तरफ से आया हुआ कोई भी अफर्मेटिव एक्शन तब तक वैलिड नहीं है, तब तक तथ्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसके पीछे का तर्क आप लोगों के सामने प्रस्तुत ना कर सको। आप आज की चर्चा का जो अंतिम बिंदु है वो है फैमिली, लॉ और स्टेट, यानी परिवार क्या है, नियम क्या है और राज्य क्या है। जनरली जो स्कॉलर्स हैं उन लोगों ने सबसे पहले फैमिली के कंसेप्ट को समझाने की बात करी क्योंकि दोनों के बीच में द्वंद है। ये देखना चाहते हैं कि राज्य का हस्तक्षेप क्या पारिवारिक मुद्दों में होना चाहिए, तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि परिवार क्या है। जब हम परिवार को राज्य क्या है ये आप सभी को पता है। राज्य के 4 अंग होते हैं, पॉपुलेशन यानी एक जनता, एक गवर्नमेंट होती है यानी एक सरकार होती है, टेरिटरी यानी आपके पास एक भूभाग होता है जिस पर आप नियम कानून बनाने की कोशिश करते हो। तो आपने क्या देखा, पॉपुलेशन है, टेरिटरी है, गवर्नमेंट है, लॉ है, स्टेट है और आपने क्या देखा, स्टेट और गवर्नमेंट में अंतर भी है। स्टेट
का जो एजेंट है वो है गवर्नमेंट। स्टेट को मूर्त रूप में लोगों के सामने लाने के लिए हमें सरकार की आवश्यकता पड़ी, तो सरकार के पास जो शक्तियाँ हैं वो हस्तांतरित शक्तियाँ हैं। ये पहले की चर्चाओं में हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि राज्य क्या है, राज्य की अवधारणा क्या है, राज्य के बारे में किसने क्या कहा। लेकिन आज हमें पहले ये समझना है कि परिवार क्या है। तो लोगों का ये मानना है, बहुत सारे विचारकों का ये मानना है कि जो परिवार है या जो फैमिली है वो एक बहुत ही एक मूलभूत इकाई है समाज की। मूलभूत इकाई यानी एक ऐसी इकाई है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसी संस्था है जो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है, आपको सब जगह दिखाई देगी, परमानेंट है यानी वो लॉन्ग रन में भी आज भी आपको दिखेगी। ऐसा नहीं है कि आज आपको परिवार दिखाई दे रहा है और कल में परिवार की अवधारणा कहीं विलुप्त हो जाएगी, तो वो स्थायी अवधारणा है और परवेसिव यानी सब जगह व्याप्त है। तो कोई भी समाज, चाहे वो बड़ा समाज हो, चाहे वो छोटा समाज हो, कोई सभ्य समाज हो, कोई असभ्य समाज हो, कोई प्राचीन समाज हो, कोई आधुनिक समाज, आपको किसी फॉर्म में किसी ने परिवार की अवधारणा जाती है। परिवार की अवधारणा को समझने के लिए एक मतलब एक ये विचार व्यक्त किया गया कि परिवार क्या है? तो परिवार ऐसे लोगों का समूह है जो रक्त संबंधों से जुड़े हुए हैं। परिवार में जनरली आप क्या देखते हैं? माता-पिता होते हैं, भाई-बहन होते हैं, आपकी एक एक्सटेंडेड फैमिली होती है जिसमें आपके बाकी जो रिश्तेदार हैं उनको भी परिवार के अवधारणा के अंदर लिया जाता है। लेकिन उस परिवार का रोल क्या है? उस परिवार का जो जो उत्तरदायित्व है या जो उसका इम्पोर्टेंस है, उसकी जो इम्पोर्टेंस यानी उसकी जो आवश्यकता है वो आपके लिए क्या है? तो फैमिली को या परिवार का जो सबसे बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी माना गया कि वो किन-किन कार्यों को पूरा करता है, तो ये कहा गया कि वो बेसिक यूनिट ऑफ प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन यानी समाज में हमें आगे बढ़ना है। लोगों को ऐसा तो है नहीं कि 4 लोगों को लेकर ही हमें आगे बढ़ना है, हमें उनकी संख्या को आगे बढ़ाना है। तो लोगों की संख्या को समाज में आगे बढ़ाने के लिए फैमिली जैसा जो इंस्टीट्यूशन है, परिवार जैसा जो एक संस्था है, वो एक बेसिक यूनिट है प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन होना है, लेकिन उस चीज़ को आप इंस्टीट्यूशनलाइज़ कैसे करते हो? मैरिज के माध्यम से। मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, जो कहीं न कहीं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में आपको मदद कर रहा है। मैरिज के इंस्टीट्यूशन के नाम से आपने 2 लोगों को एक साथ जोड़ा और 2 लोग ने एक साथ मिलकर कहीं न कहीं इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को कहीं न कहीं इस संस्थागत तरीके से आगे लेके जाने की कोशिश करी। तो जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, उसको हमने एक वैधता प्रदान कर दी परिवार के माध्यम से। दूसरा ये माना जाता है कि जो परिवार है वो कहीं न कहीं आपको मेंटल और इमोशनल सैटिस्फैक्शन प्रदान करता है। बहुत बार ऐसे आपके साथ गतिविधियाँ हो जाती हैं जिनको आप लोगों सबके सामने व्यक्त नहीं कर सकते। तब आप अफेक्शन चाहते हो, तब आप चाहते हैं कि कोई आपके पास एक ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी बातों को सुने, आपकी बातों को समझे और आपको सिम्पैथी दे, आपको सांत्वना प्रदान करे। तो आपका जो परिवार है वो एक ऐसी संस्था है जो व्यक्तियों को सांत्वना प्रदान करता है, उनको एक अफेक्शनेट फीलिंग देता है कि हम आपसे जुड़े हुए हैं और हम आपके साथ सुख-दुःख में आपके साथ खड़े हैं। और जब व्यक्ति को एहसास होता है कि उसके पीछे उसका परिवार है, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने रोल को कहीं न कहीं समाज में प्ले कर पाता है। दूसरा ये माना जाता है कि जो परिवार है वो सोशलाइज़ेशन का माध्यम है, समाजीकरण का बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि कहीं न कहीं फैमिली में, हमारे परिवार में हमें सिखाया जाता है कि हम एकाकी जीवन नहीं व्यतीत कर सकते। शेयरिंग जो बाँटने की प्रक्रिया होती है, इसका भी जो एक ज्ञान है वो हमें परिवार में ही दिया जाता है। परिवार के माध्यम से ही कहीं न कहीं अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को, अपने जो कल्चरल जो हेरिटेज है, हमारे जो रीति-रिवाज़ हैं उनको समझते हैं, अपने वैल्यू सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं और एक जनरेशन से आगे अगली जनरेशन में पास करने की कोशिश करते हैं। और समाज में भी हम ये समझते हैं, हमारी एक ट्रेनिंग हो जाती है परिवार के अंदर कि किस तरीके से हमें बाहर के समाज में निकलना है और अपनी एक जगह समाज में बनानी है। तो ये ट्रेनिंग देने का जो कार्य किया जाता है कि किस तरीके सामाजिक जीवन का एक सकारात्मक हिस्सा हम बन सकते हैं, ये हमारे फैमिली में ही होती है। फैमिली या परिवार बच्चों को ये बताता है कि किस तरीके से आपको सामाजिक एटीट्यूड्स का निर्माण करना है। आपका जो परिप्रेक्ष्य है समाज को लेकर वो कब बनता है, जब परिवार में आपको ये सिखाया जाता है। बहुत हद तक आप ये भी देखते हो, ये भी माना जाता है कि डेमोक्रेसी की का भी एक स्तंभ है, लोकतंत्र का भी स्तंभ आपका परिवार होता है। क्यों होता है? क्योंकि जैसे अभी आप देख रहे हो जो वोटिंग पैटर्न है, बहुत बार हम क्या देखते हैं, आपका जो वोटिंग पैटर्न है वो आपके पारिवारिक जो विचार है उनसे प्रभावित हो जाता है कि कोई कहता है कि आप इस व्यक्ति को वोट दो, कोई कहता है आप उस व्यक्ति को वोट दो। तो आप देखते हो कि आपके जो राजनीतिक जो विचार हैं वो भी कहीं न कहीं पारिवारिक विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। तो पॉलिटिकल सोशलाइज़ेशन का भी एक बहुत बड़ा माध्यम आपका जो परिवार है वो बन सकता है।
अब ये देखा जाता है कि राज्य और परिवार में किस तरीके का संबंध है। तो बहुत सारे विचारक थे जिन्होंने ये माना कि राज्य का हस्तक्षेप परिवार में होना चाहिए। बहुत सारे विचारक थे जिन्होंने ये माना कि राज्य का हस्तक्षेप परिवार में नहीं होना चाहिए, क्योंकि परिवार एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। पब्लिक और प्राइवेट यानी एक निजी संस्था है, और उस निजी संस्था में राज्य के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। ग्रीक टाइम्स की जब हम बात करते हैं, ग्रीक एरा की जब हम बात करते हैं, तो प्लेटो के हम नाम लिए बिना आगे नहीं बढ़ सकते। प्लेटो ने कम्युनिज्म की बात करी थी, उन्होंने साम्यवाद की बात करी थी, और उन्होंने बोला था कि एक राजा के सक्सेसफुल शासन, एक सक्सेसफुल या एक कह सकते हैं एक कुशल प्रशासक बनने में जो उसका परिवार है वो बाधा उत्पन्न करता है, तो उसने बोला था कि परिवार को हटा देना चाहिए, राज्य के द्वारा परिवार को हटा देना चाहिए। तो उन्होंने कहीं न कहीं राज्य का हस्तक्षेप परिवार में स्वीकार किया। लेकिन एरिस्टोटल ने राज्य का हस्तक्षेप परिवार में स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि जो परिवार है वहाँ से लोगों को कहीं न कहीं बाहर समाज में आने का एक ज्ञान दिया जाता है, और जब तक हम उसमें सरकारी हस्तक्षेप रखेंगे, जब तक हम उसमें राज्य का हस्तक्षेप रखेंगे, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाएगा। मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव भी आया, मार्क्सवादी विचार भी आए कि किस तरीके से राज्य का हस्तक्षेप समाज में होना चाहिए, किस तरीके से राज्य का हस्तक्षेप समाज में नहीं होना चाहिए। तो कहीं न कहीं एक नकारात्मक विचार आया परिवार को लेकर, जिसमें उन्होंने ये माना कि जो पूंजीवादी प्रक्रिया है, उसमें कहीं न कहीं राज्य अपना योगदान देता है। तो इन समस्त चर्चाओं को जब हम ध्यान में रखेंगे, तो हमें ये समझ में आता है कि राज्य में परिवार समाज का या जो आपका राज्य का जो हस्तक्षेप है परिवार में, वो सीमित होना चाहिए। जब आपको लगता है कि राज्य की आपकी जो पारिवारिक गतिविधियां हैं वो राज्य को प्रभावित कर रही हैं, तो आप उस पे प्रतिबंध, एक लॉजिकल प्रतिबंध, एक तार्किक प्रतिबंध लगा सकते हो। लेकिन उसके अलावा आप पारिवारिक इंस्टीट्यूशन पे, आप परिवार के ऊपर कोई भी ऐसा हस्तक्षेप नहीं लगा सकते जो उनकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में आपको रोक रहा है। तो आज की चर्चा हम आप यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने आपसे उन विषयों पे बात करी जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक थे, और आपको समझना भी उसके लिए आपको समझना और आत्मसात करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक था। तो आज के सत्र में बस इतना ही, और नमस्कार।